ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। सीज फायर हुए 27 घंटे बीत चुके हैं। कल सरकार की तरफ से बताया गया था कि 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ बात करेंगे। आज इस अहम बैठक से पहले भारत के डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी शामिल हुए। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कई बड़ी बातें बताई। सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान सेना के 35 से 40 जवानों की मौत हुई। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मारे गए। सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के 5 जवान भी शहीद हुए। हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से नहीं बल्कि आतंकियों से थी। आतंकी कैंप को तबाह करके हमारा मकसद पूरा हुआ। सीज फायर के उल्लंघन पर सेना को कार्रवाई की पूरी छूट है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने पहले बातचीत की पेशकश की। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे बात करने की इच्छा जताई थी। कल दोपहर 3:35 पर हुई बातचीत के बाद सीज फायर पर सहमति बनी। अब कल दोपहर 12 बजे एक बार फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ में बातचीत होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में सीज फायर नहीं हुआ है। सीज फायर सिर्फ सरहद पर हुआ है। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान आतंकियों के खिलाफ न तो रुकेगा न ही झुकेगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सूत्रों का दावा है कि न तो राजनीतिक स्तर पर कोई बात होगी, न विदेश मंत्री के स्तर पर कोई बात होगी और न ही एनएसए लेवल पर पाकिस्तान से कोई भी बातचीत होगी। भारत ने सबको यह साफ कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ डीजीएमओ लेवल की ही बात होगी। इसके अलावा अभी कोई भी बातचीत की गुंजाइश नहीं है। In the morning, even as we were getting into a huddle to wargame the events of the previous night, a routine exercise, I received a message on hotline from my counterpart in Pakistan seeking my willingness to communicate. Since our initial aim was to strike at terror camps and all our actions in the subsequent days were in response to the intrusions and violations by the Pakistan Air Force and its army, it was decided that I would indeed speak with my counterpart. You are already aware, I've seen it being covered on national television, that my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May, after he proposed that we cease hostilities. कल सीज फायर का ऐलान पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके किया। इसके साथ ही कई सवाल घूमने लगे। आज सुबह एक बार फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट कर कश्मीर का जिक्र कर दिया। ट्रंप ने सीज फायर के लिए भारत और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि हम दोनों देशों के साथ कश्मीर को लेकर समाधान के लिए काम करेंगे। भारत सरकार के सूत्रों ने ट्रंप को जवाब दिया। भारत ने साफ किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इस मुद्दे पर किसी की भी मध्यस्थता कतई भी मंजूर नहीं होगी। पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी भी तो पीओके की भारत में वापसी के मुद्दे पर होगी। बातचीत से पहले पाकिस्तान को अपने आतंकियों को भारत को सौंपना होगा। और इस बीच बता दें, पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए लाचार होना पड़ा। पहले अमेरिका और फिर हिंदुस्तान से गुहार लगानी पड़ी। इसकी वजह क्या थी? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत की जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान को अपने एटम बम के बर्बाद होने का खतरा सता रहा था, जिसके बाद पाकिस्तान के पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। न्यूक्लियर वॉर के डर ने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। न्यूक्लियर वॉर के खतरे ने रुकवाया युद्ध। भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। अमेरिका से गिड़गिड़ाने क्यों पहुंचा पाकिस्तान?
यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। भारत से पाकिस्तान ने क्यों मांगा सीज फायर? ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। इकतालीस घंटे के भीतर बम गोले दागने वाला पाकिस्तान सीज फायर के लिए हिंदुस्तान की दहलीज पर आ गया। लेकिन सीज फायर के ऐलान के 24 घंटे बाद भी सबके मन में यही सवाल है कि आखिर अचानक युद्ध क्यों रुका? हिंदुस्तान की सरजमी पर हमले का दुस्साहस करने वाला, रात के अंधेरे में ड्रोन और मिसाइल मासूम निर्दोषों पर दागने वाला पाकिस्तान अचानक परस्त क्यों पड़ गया? पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने कैसे आ गई? सीज फायर की यह कहानी हिंदुस्तानी सेना के फायर बनने के साथ ही शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के आतंकियों के लिए काल बन चुकी सेना और हिंदुस्तान के रक्षा कवच को कम आंकने की पाकिस्तान ने भूल की थी। It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत 6-7 मई की रात को पीओके और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों और ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें भारी तादाद में आतंकवादी मारे गए। भारत की यह कार्रवाई आतंक के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद उकसाने वाली कार्रवाई की। 500 ड्रोन हिंदुस्तान की ओर दागे गए। भारतीय सेना ने सारे हमले नाकाम कर दिए। भारत के रिहायशी इलाकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने हद तब पार की जब उसकी मिसाइल सिरसा तक पहुंच गई। मिसाइल को तो तबाह कर दिया गया, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जवाब देने की बारी हिंदुस्तान की थी। तबाही का वो मंजर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने देखा, जिससे जज्बात बदलते देर नहीं लगी। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। भारत का रुख साफ था, पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे। 9-10 मई की रात पाकिस्तान ने 26 जगहों पर हमले का प्रयास किया तो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के 8 एयरबेस को निशाना बनाया। इसमें सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान में रावलपिंडी के नूर खां एयरबेस पर किया गया, जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया। नूर खान एयरबेस को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। रावलपिंडी के चकलाला में बने नूर खान मेजर ऑपरेशन बेस यानी MOB है, जहां ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिसाइल बेस, फाइटर जेट तैनात रहते हैं। इसी एयरबेस पर पाकिस्तान की वायुसेना अपने फाइटर जेट्स में ईंधन भरती है। यहीं से पाकिस्तान के VVIP नेता विमान से रवाना होते हैं। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयर बेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफी ज्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है। और इसी एयरबेस पर भारत ने भयानक हमला किया था। भाईजान नूर खान बेस पे आगे गिरा है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। सैटेलाइट की तस्वीरों में आप नूर खां एयरबेस की हालत देख सकते हैं। पाकिस्तान जिस हमले से डरा उसकी वजह है नूर खान एयरबेस। ये सिर्फ एक एयरबेस ही नहीं, बल्कि नूर खान के पास रावलपिंडी के इसी चकलाला में न्यूक्लियर कमांड सेंटर का हेडक्वार्टर, स्ट्रैटेजिक
प्लान्स डिवीजन यानी SPD भी है। यह डिवीजन देश के परमाणु हथियारों की देखरेख और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जाहिर है भारत का हमला पाकिस्तान के परमाणु बम के जखीरे की दहलीज तक पहुंच चुका था। पाकिस्तान की लीडरशिप आर्मी से चलती है, कुछ बोलती है आर्मी, कुछ बोलते हैं उनके लीडर। पाकिस्तान में कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल टूट गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। कभी कभी उनके आर्मी लीडर या कोई और पॉलिटिशियन वो तो क्या बोलते हैं परमाणु हथियार की बात, एक बहुत ही मुश्किल सवाल है किसी देश को। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि यही हुआ, इसलिए बोलने के बाद स्टेटमेंट वापस ले ली उन्होंने। एटम बम जिसकी धमकी पाकिस्तान ने कभी सुनी नहीं, लेकिन जिसके नाम पर धमकाने का सिलसिला पाकिस्तान के लिए पुराना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जब नकेल कसनी शुरू की थी तो पाकिस्तान के हुक्मरान एटम बम की माला जप रहे थे। गोरी, शहीन, गजनवी ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ऑब्वियसली पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का पोटेंशियल है। पहले से हमारा दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के दूसरे इश्यूज के हवाले से खतरा था। हम माजी में जंग लड़ चुके हैं, अब इन्होंने एक नया इशू छेड़ा है जिसके नतीजे में खुदा ना खास्ता एक न्यूक्लियर जंग हो सकता है कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स। तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। लेकिन जैसे ही बात उनके परमाणु बम की हिफाजत पर आई तो पाकिस्तान सरकार के घुटने टेकने में चंद घंटे भी नहीं लगे। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि अमेरिका के पास कुछ ऐसे इंटेल थे कि यह तनाव परमाणु युद्ध तक बढ़ सकता है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की, क्योंकि पाकिस्तान ही लगातार उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा था। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर नजर रखने वाले पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर ये है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA तबाह न हो जाए। नूर खान एयरबेस पर मिसाइल हमला ये चेतावनी थी कि भारत ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान का ये डर लाजमी था क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और इस्तेमाल पर गंभीर खतरा पैदा होने की आहट सुनाई दे रही थी। इसी के बाद पाकिस्तान पहुंचा अमेरिका के पास। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और सूत्रों ने हमें इस बात की जानकारी दी है कि JD वैंस ने कहा कि यह तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इसका क्या रास्ता हो सकता है? सूत्र यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो उसे अब तक का सबसे विनाशकारी जवाब दिया जाएगा। 9 मई की रात PM मोदी ने JD वैंस से बात की। भारत का रुख साफ था कि पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो हम उससे बड़ा जवाब देंगे। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की। पाकिस्तान अमेरिका से मदद की गुहार लगाने लगा क्योंकि पाकिस्तान को यह पता था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान की पूरी हुकूमत को अब जान का डर सता रहा था। उधर अमेरिका को भी 1999 याद आ रहा था जब बिल क्लिंटन ने करगिल युद्ध के बाद संघर्ष निपटाने की कोशिश की थी। तब भी यही डर था कि कहीं ये टकराव जल्द ही परमाणु युद्ध में न बदल जाए। अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री के बीच जब बातचीत हुई थी तब भी भारत ने आतंकवाद पर अपना रुख साफ किया था। वैसे भी भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की थी, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी जबरदस्त जवाब की उम्मीद नहीं थी जिसकी गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दे रही थी। हमने दिखाया है भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा
तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। शनिवार के पूरे दिन पाकिस्तान अमेरिका के अधिकारियों के संपर्क में रहा, लेकिन जब उसे सीज फायर की बात बनती नहीं दिखी तो डरा और सहमा पाकिस्तान भारत के सामने सीज फायर का प्रस्ताव लेकर आ गया। 9-10 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से भारत के 26 स्थानों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें पाकिस्तान के 8 सैन्य अड्डों को बुरी तरह से हमला किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान डर गया। यही इस पूरे सीज फायर का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। उसके बाद पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और फिर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने दोपहर 1 बजे भारत के डीजीएमओ से बातचीत का अनुरोध किया। दोपहर 1 बजे के इस अनुरोध के बाद भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच दोपहर 3:35 पर बातचीत होती है, जिसके बाद सीमा पर फायरिंग और मिलिट्री एक्शन को रोकने पर सहमति बन जाती है। लेकिन सहमति बन जरूर गई, पर इसके माध्यम से पाकिस्तान का वो डर भी सामने आ गया जब पाकिस्तान को ये लगा कि भारत अब और विनाशकारी हमला कर सकता है और उसके तमाम जो महत्वपूर्ण इलाके हैं, महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, उनको भी नष्ट कर सकता है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वो गोली चलाएगा तो जवाबी गोली मिलेगी, हमला करेंगे तो जवाबी हमला और बड़ा होगा। भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की खबर सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए दुनिया को मिली। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत करने की पेशकश भी की। बड़बोले ट्रंप ये भूल गए कि कश्मीर मुद्दे पर भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कश्मीर हमारा है और अगर अब पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ पीओके की भारत में वापसी को लेकर ही होगी। डोनाल्ड ट्रंप या किसी को भी चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। भाईजान नूर खान बेस में आगे गिरा है। Traditionally, India is right at the top of the pack, pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more, but India is they charge tremendous tariffs. India, very tough, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing. And I'll stop that war, mark my words, I'll stop that war in 24 hours. There have been tensions on that border for 1,500 years. पहले भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान और ठीक 16 घंटे के बाद कश्मीर समस्या के समाधान पर पोस्ट। अपने बयानों की वजह से दुनिया भर में सुर्खियां बटोरने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने नया ऐलान किया है। सीज फायर को अमेरिका की सफलता बताने के बाद कश्मीर समस्या के समाधान की कोशिश की बात कही है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका के सुपर बॉस ये भूल गए हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसका समाधान खुद भारत ही करेगा। हालांकि दो देशों के बीच तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये पहली दखलंदाजी नहीं है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने का दावा किया और बाद में पलट गए। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर शांति की बात कही थी और अब कश्मीर की समस्या को हजारों साल पुराना बता रहे हैं, समाधान की कोशिश की बात कर रहे हैं।
रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास फ्रंट पर शांति का खोखला दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कश्मीर को लेकर भी बड़बोलापन शुरू कर दिया है। 1947 में शुरू हुए कश्मीर विवाद को ट्रंप ने हजारों साल पुराना बता दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कश्मीर विवाद को हजारों साल पुराना बताया है। पहलगाम हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने जो प्रतिक्रिया दी थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। Close to India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. 1500 साल, ठीक सुना आपने। दुनिया के सुपर पावर के सुपर बॉस को लगता है कि कश्मीर की समस्या 1500 साल पुरानी है। ट्रंप को यह जानना जरूरी है कि 1947 से पहले तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान तक नहीं था। कश्मीर समस्या का जन्म भारत के बंटवारे के साथ हुआ, लेकिन ट्रंप की असंवेदनशीलता देखिए, जो कश्मीर की समस्या को 1500 साल पुराना बता रहे हैं। ये वही ट्रंप हैं जो अमेरिका पर होने वाले आतंकी हमले का बदला पूरी ताकत के साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए हिंदुस्तानियों को केवल जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेसी के चश्मे से देखते हैं। उन्होंने अपने गुड फेथ में ये बात कही कि वो कश्मीर में भी एक कोशिश करेंगे सुलझाने की या जो भी कुछ है। तो भारत ने का सीधा सा सिद्धांत है इस बारे में, हम कोई एक्सटर्नल मीडिएशन नहीं चाहते हैं। हम डायरेक्ट बायलैटरल डिस्कशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में इसके ऊपर होगा, लेकिन टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती हैं, ये भी भारत की पॉलिसी है। कश्मीर की समस्या को 1500 साल पुराना बताने वाले ट्रंप ने आतंकी हमला करवाने वाले पाकिस्तान की तारीफ की। सीज फायर के फैसले को लेकर पाकिस्तान की पीठ थपथपाई। ट्रंप के पोस्ट से साफ है कि अमेरिका भारत और आतंकी मुल्क पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलता है। तभी तो ट्रंप सीज फायर के अगले ही दिन दोनों मुल्कों के साथ व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने किसी वॉर फ्रंट पर शांति की बात कही। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म करने का दावा किया था, जो अब तक अधूरा है। If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. A lot of it has to do with the money. A lot of it has to do with the military, that we're giving. But I would get that deal done within 24 hours. That war has to be stopped. That war is a disaster. कई मौकों पर ट्रंप ने अपने 24 घंटे में युद्ध रुकवाने वाले बयान को दोहराया, लेकिन अब तक दोनों देश को पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की तरह ट्रंप का बड़बोलापन गाजा पट्टी को लेकर भी दुनिया के सामने आ चुका है। ट्रंप गाजा में भी शांति की बात कह चुके हैं, लेकिन 3 महीनों के बाद भी इस दिशा में व्हाइट हाउस प्रशासन को कोई कामयाबी नहीं मिली है। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. ट्रंप न केवल अपने बयानों बल्कि अपने उल्टे-पुल्टे फैसलों से अमेरिका को भी मुसीबत में डाल चुके हैं। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने दुनिया में टैरिफ वॉर की शुरुआत की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हर दिन टैरिफ को लेकर ट्रंप बयान बदलते नजर आए। वो पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आने वाले दशकों के लिए अमेरिका एकमात्र सुपर पावर होगा दुनिया में। साउथ एशिया में खास तौर से अमेरिका अपने को इन्वॉल्व करना चाहता है, क्योंकि वो चीन को नीचा दिखाने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है। तो ट्रंप जो है पूरे जापान से लेकर भारत, पाकिस्तान से लेकर सऊदी तक अपना दबदबा बनाना चाहता है। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान और फिर कश्मीर के समाधान की बात कर ट्रंप ने फिर अपने बड़बोलेपन का परिचय दिया है। हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी, और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है।
ट्रंप के बयान के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में भी बड़ी हलचल है। हम दोबारा यही सवाल करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाइए। देश के प्रधानमंत्री विपक्ष को और इस देश के सदन को बताएं पहलगाम हमले के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पार्लियामेंट का सेशन बेहद आवश्यक है, पूरे घटनाक्रम पर नजर, ताकि देखिए देश का एक स्वर जाए, वो जाना जरूरी है, दुनिया को भी ये समझना जरूरी है। ट्रंप कश्मीर के समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस मुद्दे पर भारत को किसी की दखल या किसी देश की मध्यस्थी मंजूर नहीं। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से राजनीतिक स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बातचीत होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की भारत में वापसी पर होगी। अगर पाकिस्तान आतंकियों को सौंप दे तभी बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि मसूद अजहर अभी बाकी है। वो मसूद अजहर जो न सिर्फ हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड है बल्कि देश का दुश्मन नंबर 1 है। मसूद का भाई मारा जा चुका है, बहनोई और भतीजे का खात्मा हो चुका है और अब पुलवामा के गुनहगार की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में उसने बुधवार रात को भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के सुदर्शन चक्र ने पाकिस्तान के हमलों को रोका और फिर लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक धुआं कर दिया। ठीक सुना आपने, सुदर्शन चक्र, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक किया गया था तो भारतीय वायुसेना की S-400 मिसाइल सिस्टम ने हमले को विफल किया था और इस यूनिट को सुदर्शन चक्र का नाम दिया गया और इसके बाद लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ही ध्वस्त कर दिया गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और अब बारी मसूद अजहर की गर्दन तक पहुंचने की है। छोटे कद का बड़ा शैतान मसूद अजहर, उम्र 58 साल, कद 5 फीट 4 इंच, पहचान माथे पर काला तिल, अरबी, फारसी, उर्दू और पंजाबी भाषाएं जानता है। जब जब मसूद अजहर का जिक्र आएगा, हिंदुस्तान 26 साल पहले की इन तस्वीरों को भूल नहीं पाएगा। 24 दिसंबर 1999, जब काठमांडू से दिल्ली के लिए IC-814 विमान ने उड़ान जरूर भरी थी, लेकिन उसे रास्ते में ही आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। प्लेन हाईजैक के बदले भारत सरकार के सामने 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करने की शर्त रखी गई थी। The hijackers want release of some people in Indian jails. They have so far identified only one name, मौलाना मसूद अजहर। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर, जिसकी रिहाई के लिए कांधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था। पायलट के सिवा कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक ही कम्युनिकेशन है जो पायलट के थ्रू हो रहा। गवर्नमेंट ने टेररिस्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ दिया तो क्या होगा? आप सोचिए, अगर छोड़ दिया तो लाखों लोगों के मन में क्या आएगी और एक गलत प्रेसिडेंस हो जाएगा। इसके बाद भविष्य के अंदर में भी टेररिस्ट बार बार अनेक हाईजैकिंग कर सकते हैं। 170 से ज्यादा जानों की सलामती के लिए आतंकी मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था। मसूद अजहर, उसने बॉम्बिंग किया था, एक हवाई जहाज को उल्टा था, उसको हमने रिहा कर दिया था जब कंधार में वो प्लेन गया था अफगानिस्तान में। तो दीज आर द मोस्ट वांटेड। अब अगर जो ऑपरेशन सिंदूर में हम इन दोनों को या तो खत्म करते हैं या पाकिस्तान या इंटरनेशनल समझे कि इनको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बना दें तो भारत का फायदा होगा।
और फिर 25 साल पहले साल 2000 में भारत के कब्जे से छूटने के फौरन बाद मसूद अजहर ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का गठन किया था। जैश के सरगना मसूद ने भारत पर सबसे ज्यादा आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। साल 2001 जब देश की संसद के परिसर में घुसकर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। संसद पर आतंकवादी हमले की पटकथा लिखने वाला मसूद अजहर ही था। संसद पर ही नहीं, 6 साल पहले कार बम धमाके के जरिए मसूद अजहर के संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने श्रीनगर के पास पुलवामा हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में हिंदुस्तान के 40 जवान शहीद हो गए थे। मसूद अजहर ने इस हमले को 22 साल के एक युवा आतंकी के जरिए अंजाम दिलवाया था, जो हमले से 1 साल पहले कश्मीर में अपना गांव छोड़कर उसके आतंकी कैंप में भर्ती होने के लिए पाकिस्तान जा चुका था। पुलवामा अटैक के सिर्फ 1 घंटे बाद जैश-ए-मोहम्मद ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि हमला करने वाले 22 साल के आतंकी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जारी कर दी थी, जो असॉल्ट राइफल के साथ दिखाई दे रहा था। इस तस्वीर के जरिए मसूद अजहर ने ऐलान किया था कि ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर पल रहे हैं, जो कश्मीर में सुसाइड मिशन को अंजाम दे सकते हैं। और इसीलिए पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान की सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के उसी ठिकाने को निशाना बनाया जहां से आतंक की फैक्ट्री चल रही थी। तारीख 7 मई, दिन मंगलवार, वक्त रात 1:05। वो घड़ी जब हिंदुस्तान के ताबड़तोड़ हमलों से थर्रा उठा था पाकिस्तान। इन हमलों में भारतीय सेना ने बहावलपुर के मरकज सुभान अल्लाह कैंप को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि ये जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का अड्डा था। ओके सर। ये 2 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि कैसे हिंदुस्तान ने निशाना लगाकर आतंक के अड्डों को ही तबाह कर दिया। लश्कर-ए-तैयबा से लेकर जैश के ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया। और देखिए, भारतीय सेना ने मसूद के बिल पर ऐसा वार किया कि न तो सिर छिपाने के लिए छत बची और न ही जमीन पर कदम रखने के लिए फर्श। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर 4 मिसाइल दागे गए हैं, 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है पाकिस्तान के अंदर। मसूद अजहर रोता हुआ पाया गया। ये हम सब के लिए गौरव और गर्व की बात है। भारतीय सेना ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। मसूद अजहर का बहावलपुर वाला ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। जैश-ए-मोहम्मद के इस हेडक्वार्टर में आतंकियों की भर्ती से लेकर उन्हें ट्रेनिंग देने तक का काम किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी इज डिपेंडेंट ऑन द टेररिस्ट, एक ही है। तो मसूद अजहर, इंग्लिश में कहूंगा, इज अ वैल्यूएबल एसेट। उनके फायदे का आदमी है, तो कोशिश करके उसको वो छुपा के रखेंगे। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे मसूद के आतंकी अड्डे को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है।
ये मसूद का वही ठिकाना है जहां से साल 2019 के पुलवामा अटैक को अंजाम दिया गया था। यहाँ न सिर्फ बड़े बड़े आतंकियों का आना जाना लगा रहता था, बल्कि ये करीब 600 दहशतगर्दों की पनाहगाह था। 2018 में यहाँ एक जिम से लेकर स्विमिंग पूल तक बनाया गया ताकि आतंकियों को गहरे पानी में डाइव करने की ट्रेनिंग दी जा सके। 18 एकड़ में फैले जैश के हेडक्वार्टर की ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि हमले में आतंकियों के क्वार्टर से लेकर जैश ए मोहम्मद के आतंक का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था वो चकनाचूर हो चुका है। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। भारत के हमले के बाद जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर कह रहा है कि उसके परिवार के 14 लोगों की जान चली गई है और काश उसकी भी चली जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मसूद अजहर के बहनोई समेत करीब 1 दर्जन करीबी लोगों की मौत हुई है। जैश के ठिकाने पर हुए हमले में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रऊफ असगर की मौत है। रऊफ असगर जो जैश के मुखिया मसूद अजहर का छोटा भाई है और उसे रिहा कराने के लिए जिस कंधार हाईजैक को अंजाम दिया गया था, रऊफ असगर उसका मास्टरमाइंड था। Attack on Bahawalpur, on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident. सिर्फ 24 साल की उम्र में कंधार हाईजैक की प्लानिंग करने वाले रऊफ असगर के गुनाहों का हिसाब हो गया, लेकिन मसूद अभी बाकी है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, उसका छोटा भाई रऊफ असगर मारा गया, तो फिर मसूद अजहर कैसे बच गया? साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक मस्जिद थी, लेकिन आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए जमीन पर इमारतें और ढांचा बढ़ता चला गया। 2019 के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा था कि जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले साल 30 नवंबर को मौलाना मसूद अजहर बहावलपुर के इसी मरकज सुभान अल्लाह कैंप में पहुंचा था और भारत के खिलाफ नफरती भाषण दिया था। मसूद अजहर ने भारत से बदला लेने की बात भी कही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने आतंकी मसूद अजहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया था और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को ऐसी स्ट्राइक का अंदेशा था। इसीलिए माना जा रहा है कि मसूद अजहर को उसके बहावलपुर वाले ठिकाने से पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन मसूद अजहर, तुम कब तक खैर मनाओगे? हिंदुस्तान की सेना तुम्हारे बिल तक पहुंच गई है। बहुत जल्द तुम भी शिकंजे में आ जाओगे। लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि मसूद अजहर देश का दुश्मन नंबर 1 कैसे बना और आतंक का इतना बड़ा आका बनने की उसकी कहानी क्या है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद मसूद अजहर की ये तस्वीर करीब 30 साल पहले की है, जब वो जम्मू की जेल में बंद था। अब आपको वो कहानी बताते हैं कि 30 साल पहले मसूद अजहर हिंदुस्तान के हत्थे कैसे चढ़ा था। साल 1994 जब मसूद अजहर फर्जी पासपोर्ट के जरिए श्रीनगर में सज्जाद अफगानी नाम के आतंकी से मिलने के लिए पहुंचा था, जो सोवियत अफगान युद्ध में शामिल रह चुका था। 11 फरवरी 1994 जब मसूद अजहर सज्जाद अफगानी के साथ किसी मीटिंग से वापस लौट रहा था तो उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल लेने के लिए वो ऑटो रिक्शा से पेट्रोल पंप पर पहुंचे, लेकिन सेना ने दोनों को धर दबोचा था और इसके बाद मसूद अजहर को जम्मू की जेल भेज दिया गया था। बताया जाता है कि जम्मू की जेल में रहते हुए मसूद अजहर ने सुरंग खोदकर भी जेल से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। उससे पहले उसने कोशिश की थी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी कहानी है
एस्केप तो नहीं हो सका, हमारे जेल में था, फिर दिल्ली में लाया और हमने उसको वापस किया, मसूद अजहर को। मसूद अजहर 20 साल की उम्र में पाकिस्तान के आतंकी एजेंडे में शामिल हुआ था। मसूद अजहर आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से 1989 में जुड़ा जब उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। मसूद अजहर ने कराची से पढ़ाई की थी और हरकत उल मुजाहिदीन ने मसूद अजहर को इसके बाद ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान के कैंप में भेज दिया था। पाकिस्तान में पलने वाले तमाम आतंकवादियों को ऐसे ही कैंपों में भेजकर प्रशिक्षण दिया जाता है। 36 साल पहले जब मसूद अजहर 20 साल का था तो वो भी ऐसे ही कैंप में पहुंचा जहां 40 दिन का पूरा कोर्स कराया जाता था। लेकिन ट्रेनिंग देने वाले कमांडरों को मसूद अजहर शारीरिक रूप से बेहद कमजोर लगा था। कमांडरों ने मसूद अजहर को आतंकी ट्रेनिंग देने से मना कर दिया और ऐसे में वो अफगानिस्तान में जिहादियों की बूट कैंप का हिस्सा नहीं बन पाया। मसूद अजहर महज 1 हफ्ते ही अफगानिस्तान में आतंकी कैंप में रहा और उसे वापस लौटना पड़ा। इसके बाद आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन ने हर महीने निकलने वाली मैगजीन का जिम्मा मसूद अजहर को सौंपा, जिसमें सिर्फ नफरत फैलाई जाती थी। जहर उगलने में मसूद अजहर माहिर था। मैगजीन के जरिए हरकत उल मुजाहिदीन को आतंकी फंड जुटाने में भी मदद मिली और मसूद अजहर के जिहादी भाषण पसंद किए जाने लगे और इसके बाद ही मसूद अजहर आतंकियों की, आतंक के आकाओं की आंखों का तारा बन गया। 1999 में कंधार हाईजैक कांड के बाद हिंदुस्तान को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा था और ये अब तक देश की सबसे बड़ी टीस है जो उसको मिटाए बिना मिटेगी नहीं। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद का चीफ है और वो भारत का दुश्मन नंबर 1 इसलिए है क्योंकि वो बॉम्बे अटैक में इन्वॉल्व था, पार्लियामेंट अटैक में इन्वॉल्व था, पुलवामा में इन्वॉल्व था, पठानकोट में इन्वॉल्व था, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था और जाने कितनी ही हत्याएं, कितना ही वो खून खराबा भारत में कर चुका है। सही बात है कि इसका खत्म होना बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। मसूद अजहर भारत का दुश्मन नंबर 1 है क्योंकि भारत की कैद से छूटने के बाद 2008 में उसने जब जैश ए मोहम्मद का गठन किया, उसके बाद वो देश में 6 बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है, जिसमें संसद अटैक से लेकर पुलवामा और पठानकोट एयरबेस पर हुआ हमला तक शामिल है। मसूद अजहर जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान गया था तो उसे आईएसआई ने रिसीव किया था। जैश को बनाया भी आईएसआई नहीं था, इसीलिए भारत ने जैश के हेडक्वार्टर पर हमला किया। बहावलपुर में हिंदुस्तान का हमला एक संदेश था कि जो भारत पर हमला करेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।